सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त सेनेट इलेक्शन के हवाले से आज आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जमा करवाने का, बल्कि अब करीब 1 घंटे से कम का वक्त रह गया है और अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि हुकूमती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके मेंबरान कौन कौन से कहाँ से हो सकते हैं, क्योंकि सिंध के अरकान भी नाराज़ हुए, बलूचिस्तान से भी नाराज़गी सामने आई है और कुछ नाराज़गी खैबर पख्तूनख्वा से भी सामने आ रही थी। अब मामला ये है कि इन 50 मिनट में क्या फ़ैसला होना बाकी है कि क्या उन लोगों के हवाले से जिन पर नैबज़दा होने के इल्ज़ामात हैं या जिनकी अपनी नाअहली के केसेस चल रहे हैं, यानी कि फैसल बावड़ा साहब, क्या उनके लिए टिकट्स होंगे या वाकई कारकुनान की सुनी जाएगी और हकीकी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सुनने के बाद कोई टिकट के फैसले होंगे। क्योंकि कराची जहां पर हम मौजूद हैं, लियारी से मुंतखब होने वाले शकूर शाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने बरमला इजहार कर दिया कि अगर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा तो वो अपना वोट इस्लामाबाद में कास्ट नहीं करेंगे। तो ये बरमला इजहार किया जाना क्या पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी है या फिर वाकई अदम एतमाद है इमरान खान के उन फैसलों के हवाले से जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन पर किए हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर इस बात पर एक्शन भी लिया और कहा कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, मैं खुद तहकीकात करूँगा, और अपने मेंबरान को मनाने के लिए शाह महमूद कुरैशी को भी टास्क दे दिया कि वो कराची पहुँचें और सिंध की क़यादत जो नाराज़ है इस वक्त सैफुल्ला अबड़ो के हवाले से और फैसल बावड़ा को टिकट देने के हवाले से, उनको मनाया भी जा सके। दूसरी जानिब पहले अब्दुल कादिर साहब को बलूचिस्तान में टिकट दिया गया, लेकिन उनसे टिकट वापस ले लिया गया और उसके बाद नाम सामने आया आगा ज़हूर का, लेकिन उनके हवाले से भी अब है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों में वो शामिल रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों के लिए टिकट देना ना देना सिर्फ अगले 50 मिनट में फ़ैसला होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी टिकटों की तकसीम के हवाले से ही पूरी तरह तैयारी नहीं कर पाई है और दूसरी जानिब वो सेनेट इलेक्शन को ओपन बैलेट के ज़रिए कराने पर तमाम तर तवज्जो मरकूज़ कर रही थी। तो जो पार्टी के लोग हैं, यानी पार्टी मेंबरान और ओहदेदारान हैं और सेनेट के टिकट की तकसीम करने वाली कमेटी है, वो अपना काम क्या कर रही थी कि जिससे वज़ीर आज़म को भी लाइल्म रखा गया और ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनके बारे में बाद में सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून के मामलात कदरे स्मूथ चले हैं। अब देखना यह है कि क्या नताइज होंगे, लेकिन सूरत हाल जान लेते हैं। शहबाज अहमद हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, 50 मिनट से कम वक्त है, अब कोई फैसला हुआ है? फैसल बावड़ा को टिकट मिलना है, नहीं मिलना है? सैफुल्ला अबड़ो को टिकट दिया जाना है, नहीं दिया जाना है? ये फैसले होने कब हैं? जी देखिए, ये आइंदा 24 घंटे इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि 50 मिनट कागजात नामजदगी के लिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनकी जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद 1 दिन दिया जाएगा कि ये अपने कागजात वापस ले सकते हैं। तो जो इनके अल्टरनेट उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवा दिए हैं। तो अगर तो वज़ीर आज़म ये फैसला करते हैं तो सूरत में ये अपने कागजात नामजदगी वापस। लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर एतराज़ात उठे थे। इसमें फैसल बावड़ा, उनको एक तो एतराज़ ये है कि वो ऑलरेडी MNA है और दूसरा एतराज़ ये है कि वो नाअहली से बचने के लिए जो उनका केस चल रहा है वो सेनेटर बनना चाह रहे हैं। सैफुल्ला अबड़ो पे ये इल्ज़ाम है कि सैफुल्ला अबड़ो जो हैं वो दीगर जमातों में भी रह चुके हैं और नैबज़दा हैं इसलिए, और वो अमीर हैं, इसलिए उन्हें पार्टी का टिकट दिया गया है, जिस पर वज़ीर आज़म ने आज के इजलास में यकीन दहानी करवाई है कि टिकट मेरिट पर देंगे। इन दोनों का मैं खुद जो है वो देखूंगा, इंक्वायर करवाऊंगा। जबकि जो KP से 2 लोग हैं, नजीउल्लाह पर इल्ज़ाम ये है कि नजीउल्लाह पैराशूटर हैं, ये किसी दौर में फिरोज कटक के हटाया गया था और सलीम है, उन पर इल्जाम ये है कि जाली टिकट जो है वो बेचा करते थे। इन ताजरों के नामों पर आज हंगामी तौर पर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब किया गया था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंदिया दिया है कि इन चारों को इंक्वायरी करके तो फिर मैं जो है वो हाथ से फैसला करूंगा। लेकिन ये तय है कि नजर सानी इन पर होगी। अभी वज़ीर की कोर्ट में बॉल है कि वो इनको इंटैक्ट रखते हैं, ये इनसे वापस रहते हैं। लेकिन जिनके जो अल्टरनेट उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। तो आइंदा 24 घंटे इस वाले से इंपॉर्टेंट है और इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो हस्ती फैसला करेंगे। लेकिन एक और टेक्निकल आपको मैं बात बताऊं कि जो बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ ने अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर ज़हूर आगा को दिया था, और वो ज़हूर आगा के बारे में भी एक बात जो निकली है कि 2017 में उनकी
पार्टी रुकने जो है वो मौतल की थी जहांगीर तरीन जिस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे, और उस वक्त जो है ये मामला बलोचिस्तान वाला भी पेचीदा हो गया है कि पार्टी जो कारकुनान है वो इस फैसले से भी जब उन्हें शौकास जारी किया गया 2017 में और उनकी रुकनीत मौतल की थी, तो जरा ये बता रहे हैं कि उसके बाद उन्होंने कोई जवाब जो है वो जहांगीर तरीन को जो सब सेक्रेटरी जनरल थे उनको जमा नहीं करवाया था, तो उनकी बुनियादी रुकनीत भी अब तक मौतल है, ये पार्टी जरा बता रहे हैं। तो ये मामला भी पेचीदा हो गया, इसलिए आइंदा 24 घंटे अहम है और इन 24 घंटों में वज़ीर आज़म फैसला करेंगे कि 4 नशिस्तें ये और एक बलूचिस्तान की जनरल की जो दौर आका को दी गई है उनको टिकट रहता है या नहीं, इस 24 घंटों के अंदर तो ये 24 घंटों में फैसला वज़ीर आज़म करेंगे कि इनको टिकट देना या नहीं, और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से ही बात करेंगे। और साथ ही साथ इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन के लिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा इस वक्त रैली भी कर रही हैं, जलसे भी कर रही हैं। पहले डस्का में थे, आज वज़ीराबाद गुजरांवाला से होते हुए वहाँ पहुँच रही हैं। तो हम बात करेंगे, राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। राना साहब, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि एक जो स्ट्रीट एक्टिविटी है वो नज़र आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून में दोबारा से, वो बड़े पैमाने पे जलसों की बजाय वो रैली और छोटी जो जलसे हैं उसकी सूरत वो नज़र आ रही है, इलेक्शन का एक पूरे माहौल की सूरत में है। तो ये अब आप तो भरपूर किस्म की इलेक्शन मुहिम और इलेक्शन जीतने के लिए अपनी कोशिशों और तगोदौ में लगे हुए हैं। आप एक जानिब कहते हैं सिलेक्टेड असम्बलीज़ हैं, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, फिर वहाँ जाएंगे, ये क्या है, किस तरह से आप फैसला क्या करना चाह रहे हैं कि इस सेनेट के इलेक्शन से लेकर कौमी असम्बली के सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन तक हिस्सा लेंगे और फिर इस असम्बलियों को ख़त्म करेंगे, फिर इस हुकूमत का खात्मा करेंगे? देखें, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सेनेट के इलेक्शन से तो हम इनिशियली कभी भी नहीं फैसला हुआ था कि हम इस्तीफा देंगे। उस वजह से जब सेनेट के इलेक्शंस आ रहे थे तो ये फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म में किया गया कि अगर हम इससे पहले रेजिग्नेशन दे देते हैं, रिजाइन कर देते हैं सूबाई असेंबलियों से, तो फिर जो सेनेट का इलेक्शन जो कि एक परमानेंट अदारा है जिससे हम वैसे भी रिजाइन नहीं कर रहे थे, वहां हम बहुत ज्यादा लॉस कर लेंगे और उस मेजॉरिटी वन वे मिल जाएगा पीटीआई को। तो ये फैसला किया गया कि सेनेट के इलेक्शन में भरपूर तरीके से जो है वो हिस्सा लिया जाएगा। इसी तरह ज़िमनी इंतखाबात में भी इसी वजह से फिर हिस्सा लेने का फैसला कर लिया गया, और जब ये फैसला कर लिया गया कि हिस्सा लेना है तो फिर उसके लिए पूरी तैयारी की गई और पूरी तैयारी जारी है। आप देख रहे हैं कि डस्का में भी और इस तरह वजीराबाद में भी जो है वो प्रॉपर तरीके से कैंपेन चल रही है इलेक्शन की, और इंशाल्लाह ताला बड़ा मुस्बत रिजल्ट आएंगे। तो ये, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है हम इस्तीफे बाद में नहीं दे सकते। लॉन्ग मार्च का ऑलरेडी स्केड्यूल्ड अनाउंस है, 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा और पूरे पाकिस्तान से, कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, वहां गिलगित बल्तिस्तान तक जो लोग हैं वो कन्वर्ज करेंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ। तो क्या प्लान है लॉन्ग मार्च का? सेनेट के इलेक्शन के बाद आप कोई लंबा धरना देने का प्लान है या फिर ये सिर्फ एक लॉन्ग मार्च और जलसा और चंद दिन की एक्टिविटी तक महदूद है? क्योंकि आज ये भी कहा गया, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इस पे जो खर्च आना है वो दो बड़ी सियासी जमातें उस खर्च के 60% जो है वो चीज़ों को बेयर करें, और एहसन इकबाल साहब की ड्यूटी भी लगाएगी कि वो इन तमाम तर मामलात को देखें। तो ये 2 हफ्ते तक का तो प्लान इस वक्त पीडीएम बता रही है, तो आप क्या सोच रहे हैं? बस 2 हफ्ते का ये पूरे का पूरा एक शो होगा जो हुकूमत के खिलाफ आप करेंगे? देखें, ये पूरे पाकिस्तान का शो होगा, पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी होगी, 10 जमातों की नुमाइंदगी होगी और इसमें ऑब्वियसली जो बड़ी जमातें हैं वो लीड करेंगी। और ये अभी तक जो है ये लॉन्ग मार्च है, और अगर हमें सिट इन करना पड़ा तो सिट इन भी होगा, अगर 5 दिन का करना पड़ा तो 5 दिन का करेंगे, अगर 20 दिन का करना हुआ तो 20 दिन का करेंगे। इस पे अभी हतमी फैसला होना है, लेकिन ये सारी ऑप्शंस ओपन हैं। तो राना साहब, सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से मुतमईन है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है पंजाब में हम नून लीग को भी सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि आपके कुछ मेंबरान की मुलाकातें बाकायदा तौर पर अनाउंस्ड और पूरी मीडिया ने देखा, आपने देखा, वो जाकर वज़ीर आला से मिल रहे हैं। तो आपके अपने मेंबरान जो हैं वो आपके अपने ही लोगों को वोट देने के लिए तैयार हैं? देखिए, ये इसमें बहुत बड़ा तजाद है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि ओपन बैलेट हो और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि हम सरप्राइज देंगे। तो सरप्राइज का क्या मतलब है? सरप्राइज का तो एक ही मतलब मुझे समझ आता है कि हुकूमत खरीदो फरोख्त करेगी या ब्लैकमेलिंग करेगी
और फ्लोर क्रॉसिंग कराएगी। अगर तो हुकूमत ये सब कुछ करेगी तो हुकूमत जो अपना ही मौकफ है उसको क्रॉस करेगी और उसके मुखालिफ चलेगी। तो मैं भी यही समझता हूं कि हुकूमत पिछली दफा भी जब 14 वोट ऑपोजिशन के चोरी हुए तो तब भी हुकूमत ने जश्न मनाया, और ये दोनों चीजें साबित करती हैं कि हुकूमत की जो नीयत है उसमें फतूर है, और हुकूमत जो है वो हकीकत इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करना चाहती। वो सिर्फ ये इलेक्शन के अंदर खुद जो है वो धांधली के अंदर पहले उन्होंने 50 करोड़ रुपए अनाउंस कर दिए, फिर उनको उससे पीछे हटना पड़ा। तो ये सारे मामला हुकूमत की जो एक्शंस हैं वो इसी चीज के ऊपर पॉइंट करते हैं कि हुकूमत खुद जो है सबसे बड़ी करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है, इलेक्शन के खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। और जब ये इनकी वीडियोस निकली, वो वीडियो में भी पीटीआई वालों को पैसे दे रहे थे और पीटीआई वाले वीडियो बना रहे थे। तो इस सारे मुद्दे के अंदर अगर कोई गिल्टी पार्टी है तो वो हुकूमत की नजर आती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के जो है तकरीबन 100%, अगर 100% नहीं तो 99% मेंबर्स साथ खड़े और एक यकजहती के साथ वोट डाला जाएगा। अगर कोई खतरा होना चाहिए तो वो हुकूमत को होना चाहिए, और उसकी वजह बुनियादी सिर्फ एक ही है। तो ये देखने के हुकूमत को कितने खतरात हैं, क्योंकि हुकूमत भी अपने नंबर्स के हवाले से बड़ी दावे कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला बड़े अहम हैं, क्योंकि इस वक्त मरकज़ में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेटर के लिए आए हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म उनके तजवीज़ कुनिंदा थे, दूसरे साबिक वज़ीर आज़म उनके तायद कुनिंदा थे। तो ये बड़ी एक दिलचस्प और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ सामने आ रही थी जिस दिन वो गए थे अपने कागजात नामजदगी के लिए। तो हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़ासतौर पर सिंध में क्योंकि मेंबर्स 10 उतार दिए हैं, तो क्या इतनी बड़े स्ट्रेंथ तो नहीं है वोट के हिसाब से, तो क्या वोट फिर आपको भी दूसरी जमातें देने जा रही हैं सर? तो क्या तैयारी सिंध के हवाले से ख़ास तौर पर है? करीम कुंडी साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बार बार यहाँ पर बात हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने टिकट्स तकसीम कर दिए, मामलात फ़ाइनल कर लिए। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने चीज़ें फ़ाइनल कर ली, लेकिन हुकूमती जमात जो है वो उनके टिकटों पर कभी दिया जा रहा है, कभी वापस लिया जा रहा है, कभी कारकुनान एतराज़ कर रहे हैं, कभी रहनुमा एतराज़ कर रहे हैं, कभी बरमला मेंबर नेशनल असम्बली सूबाई असम्बली जो है वो उस पर एतराज़ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम वोट भी नहीं देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट के इलेक्शन के हवाले से तैयारी क्या है, ये सबसे अहम सवाल है। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये तो मामला ठीक हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक मेंबर खड़ा कर दिया है पंजाब असम्बली के अंदर। उनके पास तो जो है वो 53 वोट ही नहीं है, सिर्फ 9 वोट हैं। उससे नहीं आप समझते कि पीडीएम का जैसे इत्तेहाद मरकज़ में हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से देखा, वही इत्तेहाद पंजाब में हो तो कम अज़ कम वो वोट जो है, क्योंकि आपकी अक्सरियत है तो आपके पलड़े में आ जाते तो बेहतर होता, ना कि ये वोट जो है वो तकसीम हो। और पहले भी आपको पिछले इलेक्शन में भी याद होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी उस वक्त नवाब शहजाद साहब जो हैं उन्होंने भी अच्छे खासे वोट लिए थे, अपनी स्ट्रेंथ से भी डबल वोट हासिल कर लिए थे, जब चौधरी सरवर भी अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए थे। तो यहाँ इत्तेहाद क्यों नहीं हो पाया है, इसकी क्या वजूहत है पंजाब में? देखिए, इस स्टेज के ऊपर के कौन सी पार्टी कितने कैंडिडेट्स फील्ड कर रही है या कौन से कैंडिडेट्स फील्ड कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट फैसले हैं। मैं नहीं समझता और ना मेरी नॉलेज में है कि ये पार्टीज ने आपस में कोऑर्डिनेट किया है कि वहां किसी को वो खड़ा करें या पंजाब में वो ना खड़ा करें। ये पार्टीज की अपनी डिस्क्रिशन है, लेकिन इस चीज पे हमारा इत्तेफाक है कि पीडीएम के जो कैंडिडेट होंगे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे सेनेट के इलेक्शंस के बाद। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि ये फील्डिंग ऑफ कैंडिडेट्स और किस सूबे से कितने लोग खड़े होंगे इसके ऊपर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग हुई है। राना एहसान साहब, वैसे बड़ा एक मामला है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वही साबिक वज़ीर आज़म हैं जिनको अदालत के ज़रिए ही नाअहल और सारे मामलात करवाने में आपकी जमात, आपके लीडर शामिल थे। अब उसी साबिक वज़ीर आज़म को सेनेट में आप वोट देंगे, तो इसलिए हम कहें कि फिर सियासत में सब कुछ जायज़ है? नहीं, बिल्कुल। देखें, सियासत के अंदर जहां हमारा इत्तेहाद है वो 26 नुकात हैं जो पीडीएम के हैं, जिसके अंदर राना साहब कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगा। राना साहब मौजूद है, राना साहब बात मुकम्मल कीजिएगा सर। देखिए, जो पीडीएम है वो 26 नुकात पे इकट्ठी है
और वो जो एजेंडा है वो हमारा मुत्तहिदा एजेंडा है, जिसमें इस हाइब्रिड निज़ाम को हमने ख़त्म करना है, जमहूरियत से इंटरफेरेंस को ख़त्म करना है, कोर्ट्स को आज़ाद करना है, मीडिया को आज़ाद करना है, और बहुत सारे हदफ इसमें रखे गए हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर हमारा इत्तेफाक है, लेकिन हमारी पार्टी के बाकी चीज़ों के ऊपर अगर आगे इलेक्शन अच्छा, फैसल साहब से दोबारा से राब्ता हुआ, मैं उनके टेक ले लूँगी। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 सीट्स जो हैं वो सिंध में लेने के लिए दावा कर रही है। सर, यहाँ तो इतना नंबर नहीं है कि 10 सीट्स हो जाएं, तो ये कैसे मुमकिन है कि 10 सीट आप ले जाएं? कोई राब्ते हो गए हैं हुकूमती जमात के मेंबरान से, ये तादियों से आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर किसी की अपनी एक कोशिश होती है। हमारी मतलब है कि कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें सेनेट इलेक्शन में लेके जाएं, और हमारी मेजॉरिटी भी है। और जिस तरीके से आप देखें, पीटीआई में जो टूट फूट हो रही है, और उनके नाराज हम नहीं कह रहे, उनके अपने मैनेज एमपीज बयान दे रहे हैं, इनके अपने टिकटों के ऊपर, और कभी कह रहे हैं कि हम उनको वोट नहीं करेंगे। अब ये तो हमने नहीं कहा। देखिए, बुनियादी चीज का गलत है। जब इलेक्शन कमीशन ने बड़े शॉर्ट नोटिस की डेट दी थी अपने नॉमिनेशन पेपर के लिए, और हमने रिक्वेस्ट की थी कि बड़ा शॉर्ट टाइम है, तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे सेक्रेटरी जनरल को फोन करके नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर हुकूमत के दबाव में आने के बाद उन्होंने इलेक्शन की डेट आगे एक्सटेंड कर दी। हमारे फोन कॉल के बाद उन्होंने जब हमें फोन किया, वो इसी लगी कि हुकूमत आप देखें कि इस वक्त तक अपने कैंडिडेट फाइनलाइज नहीं कर सकती। कभी एक को टिकट दे रहे हैं डीएमसी को, कभी दूसरे, किसी पे केस निकल आता है, किसी पे जो है वो पार्टी वो करती। कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनका जो है हौसला नहीं होता। तो मतलब ऐसे चीजें हैं अपनी पार्टी के अंदर टूट है। तो इसमें तो हमने तो नहीं कहा। हाउस होल्डिंग की शुरुआती वज़ीर आज़म साहब ने की, जब उन्होंने 50-50 वोट अपने मैनेज को कहा, फिर उसके बाद उसको यूटर्न ले लिया, फिर उसके बाद बयान दिया कि हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, बहुत से वसाइल हैं, तो इनका लिए पोजिशन रोए नहीं। मतलब है कि चीजें तो हुकूमत की तरफ से आ रही हैं, और अभी हम तो नहीं रोए, लेकिन अभी से पीटीआई रोना शुरू कर दिया उन्होंने। जब उनकी कैंडिडेट थी, उनके अपने नहीं है, उनको ये पता नहीं हम टिकट किसको दे रहे हैं, कभी ले रहे हैं कभी दे रहे हैं। अभी तक तो फाइनल ही नहीं हुआ कि उनकी लिस्ट कौन सी है, कौन नहीं है। अभी भी सुना है कि इनकी मीटिंग है, और फिर कोई टिकट जो है विड्रॉ कर रहे हैं और फिर दे रहे हैं। तो ये तो खुद जो है वो उस चीज पे ले, इनको पता नहीं है कि हम किसको लड़ा रहे हैं और किसको नहीं लड़ा रहे हैं। सही है। फैसल साहब हमारे साथ ही रहेगा, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर फैसल साहब से बात भी करेंगे कि ऐसी कौन सी ताकत होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, जब मेंबरान नहीं होते फिर भी वो अपने सेनेटर मुंतखब करवा लेते हैं। ब्रेक लेते हैं जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, राना एहसान साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, आपसे सवाल मैं करना चाहूँगा, पिछले सेनेट इलेक्शन में आप बखूबी जानते हैं कि उस वक्त आप जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर मोहतरमा रुबीना खालिद साहिबा जिस तरह से सेनेटर मुंतखब हो गई, लोगों के लिए बड़ी हैरानी थी कि आपके पास नंबर मौजूद नहीं है। पंजाब में इतने ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, उस वक्त नवाब शहजाद साहब ने वोट ले लिए, मेंबर नहीं थे। सिंध में बाकायदा तौर पर खुद एमक्यूएम के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि एमक्यूएम के लोगों ने अपने वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिए। तो सर, ये कौन सी सियासत और कौन सा ऐसा जादू है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होता है? बलूचिस्तान से लेकर पंजाब तक आप वोट उतने ले लेते हैं जितने आपके पास मेंबर भी नहीं होते। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सरवर खान भी जो सर, मैं तो पहले कहा है राना साहब कि चौधरी सरवर साहब अपने से ज्यादा करीब को 9 वोट ज्यादा लेकर वो मुंतखब हुआ है। बिल्कुल। देखिए, अब आपने खासतौर केपी की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, जब पिछला इलेक्शन हो रहा था उसमें केपी में अपोजिशन का एक इत्तेहाद था। रुबीना खालिद जो है वो वुमेन लेडी सीट पे लड़ रही थी। जी हाँ। अपोजिशन जमातों ने लेडी सीट पे जो है वो हमें वोट दिया था। बाकी जमात के साथ हमने उनको ग्रेड को वोट दिए, हमने उनके साथ मतलब है कि एक्सचेंज किया वोट्स। इसी तरीके के अगर आप देखें, जनरल सीट पे भी हमने सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी ऐसी प्रायोरिटीज के हवाले से हमने इलेक्शन लड़ा था, और उससे जो है हम सीट जीते। लेकिन जो इल्जाम हम पे जो मतलब है कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी, जो चीज पीटीआई कर रही है कुछ चीजें की हैं और इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। देखें, अगर आप वीडियो देखिए, उसमें लेने वाले पीटीआई वाले, देने वाले पीटीआई वाले, मूवी बनाने वाले पीटीआई वाले, रिलीज करने वाले पीटीआई वाले। अब खुद बताएं कि जब 3 साल पहले जब इलेक्शन हुआ था, वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा था, मैंने वीडियो देखी है। अब उससे जब इल्जाम लगा था, इन्हीं के अपनी पार्टी के एमपीए खड़े हुए थे,
उबैदुल्ला मैयार साहब, कोई और नहीं था। उसने कहा था कि हमें परवेज खटक ने स्पीकर सूबाई असेंबली सत्यासर घर बुलाया और हमें पैसे दिए। अब मसला ये है कि ये तो बड़ा जो है दावे करते हैं पीटीआई के लोग, इस वाक़यात कहते हैं और कहते हैं बड़े ईमानदार हैं और नहीं है इतने, तो लेकिन बताएं कि फिर क्या परवेज खटक और असद कैसर से इस्तीफा लिया। इनको चाहिए था कि एक पार्लिमानी कमीशन बनाते। इन्होंने तो 3 मेंबर अपनी कमेटी बना ली जिन्होंने पहले से क्लीन चिट दे दी परवेज खटक साहब को। मुझे बताएं कि माजी में जब परवेज खटक साहब, उससे पहले अगर आप जाएं जब वो सीएम थे, उससे भी यही हुआ था कि इन्होंने पहला वोट ही बाहर निकलवा के सारी चीजें इसी चीज से करवाई थे। लेकिन ये चीजें हमेशा परवेज खटक का ये वतीरा रहा है। पहले इन्होंने माजी में अपने एक वजीर जहुल अफरीदी को इस्तेमाल किया, फिर आप देखें माजी में शौकत ज़ोहरी इस्तेमाल हुई, उनको वजारत से भी हटाया गया, अब दोबारा वजारत दी, अब को इस्तेमाल किया अपने लिए। आज उनके अपने भाई नौशेरा में खड़े होकर कहते हैं परवेज खटक के मुतालिक, हम नहीं कहते, उनके अपने भाई जो सूबाई वजीर है वो भी ये बयान दे रहे हैं। हमेशा जब पीटीआई के साथ हुआ कभी भी अपोजिशन ने बयान नहीं दिया, हमेशा इनके अपने लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये चीजें। अब अगर इन्होंने वाकई इस चीज हम कहते हैं ये चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर मेरे पार्टी में गलत लोग हैं या मैं गलत हूँ या किसी और पार्टी में, तो उनको सामने बेनिकाब होना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले असद कैसर को और परवेज खटक को रिजाइन करना चाहिए, पार्लिमानी कमीशन हो या जुडिशल कमीशन हो वो बने और दूध का दूध और पानी का पानी करे। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जो लोग थे जिनके नाम आ रहे हैं उनके बारे में भी कमेटी को पूरी तरह से तहकीकात करनी चाहिए। बिल्कुल आपको मुतालिबा बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे आगे सेनेट के इलेक्शन से बढ़ेंगे, क्योंकि आज एक तरफ तो पेट्रोल की कीमत आज रात 12 बजे के बाद बढ़ जाएगी, बिजली की कीमतें बहरहाल पहले भी बढ़ रही होती हैं, लेकिन एक और वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर ट्वीट किया है। राना एहसान साहब, आपको टॉपिक भी है, मैं इसलिए आपसे बात करूंगा। तरसीलात ज़र में वो कह रहे हैं मुसलसल इजाफा हो रहा है, मुसलसल बेहतरी आ रही है पाकिस्तान के जो मुआशी तौर पर, वो कह रहे हैं कि अच्छी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। एक जानिब भी अच्छी खबरें हैं, दूसरी जानिब आप बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल के इस वक्त यहाँ तक लाने, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये बात की कि इस हालत तक लाने में ये हुकूमत जो है वो पेश है। सर वो बता रहे हैं बेहतरी आ रही है, तरसीलात ज़र तो कभी भी मुतवातर इतने महीने तक बेहतरी नहीं आई जो अब आना शुरू हो गई है। देखिए, ये बहुत मुश्किल से और बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि नैरेटिव बिल्ड करें कि इकोनॉमी बेहतरी की तरफ है। अगर आप फिस्कल साइड को देख लें तो पिछले 2 साल टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ी, वहीं रही, स्टैग्नेंट रही। इस साल जो है 7-8% पिछले साल के कंपैरिजन में टैक्स कलेक्शन बेहतर है, लेकिन अगर आप उसको इन्फ्लेशन से डिस्काउंट करते हैं तो नेगेटिव टैक्स कलेक्शन ग्रोथ है। तो जब आपकी गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर पाएगी तो जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है वो कैसे करेगी और वो ग्रोथ को जो है वो कैसे जो है वो प्रमोट करेगी गवर्नमेंट साइड से। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि रेमिटेंसेस डेफिनेटली बढ़ी हैं, रेमिटेंसेस कंसेक्यूटिवली बन रही हैं, लेकिन उसमें मुझे आप बता दें हुकूमत का क्या लेना देना है। इन्फ्लेशन जो है आपका पूरा रीजन के अंदर इन्फ्लेशन हाईएस्ट है। आप इंडिया से कंपैरिजन कर लें, अफगानिस्तान से कर लें, बांग्लादेश से कर लें, तो आप किधर खड़े हैं। पेट्रोल की कीमत के ऊपर मैं आपको वजह बता देता हूं कि ये क्यों बार बार बढ़ा रहे हैं कि हुकूमत का 50% टैक्स और लेवी की मद में आज हुकूमत जो है वो एक आम सारिफ से जो है वो 1 लीटर के ऊपर टैक्स इकट्ठा कर रही है, टैक्स और लेवी जो है। और नवंबर के महीने में ये 80% थी शरह, और इन्होंने इस बजट के अंदर 400 अरब का हदफ रखा हुआ है लेवी की शक्ल के अंदर, जो इन्होंने पेट्रोल से जो है वो इकट्ठा करना है। ये वजह है कि पेट्रोल की प्राइसेस बार बार बढ़ रही हैं। बेशक आलमी मंडी में भी प्राइस बढ़ी है, लेकिन टैक्स और लेवी की मद के अंदर हुकूमत रिकॉर्ड सतह पे जो है वो अवाम का खून चूस रही है और उससे जो है लेवी और टैक्स इकट्ठा कर रही है। और ये वो हुकूमत है, आपको याद होगा कि इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए बने थे, असद उमर, जब ऑपोजिशन में थे तो वो कहते थे क्यों नहीं 40 रुपए का जो है पेट्रोल जो है वो बिक सकता, इतना हुकूमत टैक्स दे रही है। तो आज हर रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा हुआ है। तो मईशत जो है, आप एक्सपोर्ट को भी ले लें तो जो हमारा आखिरी साल का फिगर था 24.8 बिलियन US डॉलर्स एक्सपोर्ट का, वो 2 साल उससे कम एक्सपोर्ट हुई, शायद ये इस साल जो है उसको मैच कर लें। अच्छा, लेकिन राना साहब, ये जो नैरेटिव आपकी बात कर रहे हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, जो हुकूमत इस वक्त नैरेटिव अपोजिशन के हवाले से बिलअमूम और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो बिल्ड किया हुआ, कह रहे हैं कि ये चोरी बचाने के लिए
इस वक्त पूरे एहतजाज की सूरत में, हुकूमत मुखालिफ एजेंडे की सूरत में, हुकूमत मुखालिफ तहरीक की सूरत में आ रहे हैं, इसका अवाम का कोई ताल्लुक़ नहीं। अवाम को तो ये लूट रहे हैं इतने सालों से, और आपकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं पिछले 12 साल से आप नाअहल हुकूमत यहाँ सिंध में है। तो ये नैरेटिव हुकूमत की जानिब से बिल्ट होता है कि ये किसी तरह भी PDM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, दीगर जमातें अवाम की तो बात नहीं कर रही हैं। तकरीर शुरू होती है तो वो इमरान खान को सेलेक्ट करने वालों से, सेलेक्टर के हवाले से, अवामी मामलात तो कहते कहीं है ही नहीं। देखिए अवामी मामला क्या है, अगर हम महंगाई की बात करें तो क्या अवामी मामला नहीं है, या हम बेरोजगारी की बात करें तो अवामी मामला नहीं है, या तो अपने वादे याद दिलाएं जो आपने 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों कहा था वो नहीं है। अब मुझे बताएं कि ये चीजें रोना धोना ये बंद करें। ये बताइए हमें 2.5 साल में क्या किया है, 7.5 साल 8 साल इनको TP में हुआ है। एक इनका जो है वो इस सदी का युवा है जो कि BRT है, न इनसे BRT चल रही है, न इनसे हुकूमत चल रही है। अब मुझे बताएं कि जो 39-40 साल की जो कहते थे कि ये करप्शन की आज पेशावर की BRT पे 100 अरब रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं, और इनको ये पता नहीं है इसको चलाना क्या है, इनको चलाने का तरीका नहीं था। अब ये बातें करते पहले बताएं कि इनके जो फ्रंट लाइनर हैं जो इनको आज डिफेंड करने वाले हैं, जो इनके सबसे बड़े लोग हैं जो बाकी जमातों से लिए हैं, आज ये तरकीब दे रहे हैं इनको। ये लोग थे, ये तो कह रहे थे कि जी ये माजी में तो बड़े करप्ट लोग थे। आज जैसा उमर साहब उमर यूब साहब खड़े हो जाते हैं कि माजी की हुकूमतों का तोहफा है। तो उमर यूब साहब आप ये बताएंगे आप माजी कौन सी हुकूमत में वज़ीर थे सिवाय पीपल्स पार्टी के, जो हमने आपको नहीं छोड़ा। अब और हुकूमत में आपके और आपके वाले साथ में अभी आप कहते हैं कि नहीं करा, आप पता है किसी और पार्टी में होंगे, फिर बोलेंगे पिटाई बहुत बुरी थी। तो इन लोगों का काम यही है कि जो हुकूमत आए उनके साथ शामिल हो और पिछले हुकूमत को बुरा बनाते। आप देख रहे हैं जो लोग आज इनको डिफेंड कर रहे हैं, कौन है वो लोग, कहाँ गए जो असली जो बेंचर्स बन गए, घरों में घुस गए, वो तो नजर ही नहीं आते हैं। और फिर माजी में जो इल्जाम उन्हें लगाए, चाहे वो डुअल सिटीजन की ले लें, चाहे किसी और चीज की ले लें, आज सब पे जो है वो एक बार इनका बता दें पूरा किया। चलो माजी में बकौल इनके हमने बहुत बुरे काम किए, ये बता देना 2.5 साल में, पूरे 3 साल में इनने क्या किया। आज हमेशा की था, हमारे दौर में तो क्या कहा जाता कि पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, अब कौन से बम गिराए जा रहे हैं, हर महीने 2-3 एटॉमिक बम गिराए जाते हैं पेट्रोल की जरूरत में। अगर मईशत मजबूत हो चुकी है तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, रोटी क्यों बढ़ रही है, दवाइयाँ क्यों बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये भी लोग क्यों बढ़ रही है। आप तो आपने तो मईशत ठीक कर दिया, फिर ये चीजें क्यों बढ़ रही है। देखिए आप जो है अपने आपके जो भी आप अपने बताएं कि क्या क्या इनके ऊपर इल्जाम मिलेंगे। हम तो कहते हैं बिल्कुल इंसाफ करें, एक रोज रिपोर्ट करें, लेकिन आप ये चाहते हैं आपके जो बगल में बैठे हुए हैं उनके पे एहतसाब होनी चाहिए। हम पीपल्स पार्टी से शुरू करें, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करें, एहतसाब करें, इनका काम न लें। आपने KP में एहतसाब ब्यूरो अपना बंद कर दिया, क्योंकि वो जो भी फाइल निकलती है आपकी PTI के लोग निकल आते हैं कि उन्होंने करप्शन की है, उसके लिए आपने एहतसाब ब्यूरो बंद कर दिया। तो किस चीज का एहतसाब है, सब ये तो हमेशा ख्वाहिश रही है कि थर्ड अंपायर को साथ मिलाकर हम होते रहे। अभी सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, पता चल जाएगा इनका क्या होता है। क्या कोशिश इनकी और है भी कि इलेक्शन कमीशन को साथ मिला और मिला हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने रेट एक्सटेंड की, क्योंकि इनको रेटों पे एतराजात में सब कुछ रेट फाइनल नहीं कर सके, जैसे मैंने पहले कहा है। तो इनसे जो है ये हुकूमत नहीं चल रही, इनको पता नहीं है कि सियासत कैसे की जाती है। इनकी जो सेलेक्टर इनको सर ये तो अब माजी की हुकूमत और मौजूदा पॉलिटिक्स सिखा दे हुकूमत का दो एक बहरहाल तो फ़र्क है। माजी में करप्शन करते हुए 1 बार महीने में पेट्रोल बढ़ता था, अब जो है वो करप्शन के बगैर ही इस हुकूमत ने 2 बार पेट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और टॉपिक पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कल का बड़ा शानदार किस्म का मैच और सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की और उसके बाद उस टीम ने पार्टी भी की। अच्छा, नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट एक्सपर्ट हैं, सहाफ़ी हैं और बड़ी गहरी नज़र होती है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से उनकी। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नंबर 1 पाकिस्तान की सीरीज़ जो है वो ऐसा लग रहा था टेस्ट के बाद कि बड़ा क्लीन स्वीप ही जीत जाएगा, लेकिन पहला मैच और दूसरे मैच में कदरे रिजल्ट मुख्तलिफ रहा। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, जीत गया, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए टीम उस तरह से जिसे एक हम लफ्ज़ स्पोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि लड़कों में वो कलर नहीं था जो T20 की टीम का पाकिस्तान का खासा है। सर एक तो है कि क्या आप एग्री करते हैं, तो और वजूहात क्या हैं कि 1 से 2 प्लेयर ही विकेट पर नजर आए हमें तीनों के तीनों T20 में?
देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही है। हमें याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मार्जिन से नंबर 1 टीम होती थी इस फॉर्मेट की, और हमने उस दौर में जितनी फतवात हासिल की थी कि 11 सीरीज और ट्रॉट हम जीतने में कामयाब हुए थे सरफराज अहमद की क़यादत में, उस वक्त हम मार्जिन से नंबर 1 थे। एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता था जिस वक्त हम एक मार्जिन से ऊपर थे। वही फतवात हैं कि कल जब पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 मैच जीता तो पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम बन गई जिसने सेंचुरी मुकम्मल की, फतवात की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। उस लिहाज से आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा लॉट है उस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। हमें जो हम जीत गए इस पे किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप देखें कि हम जीते किस तरीके से, हमारी परफॉर्मेंस का लेवल क्या रहा। पहला मैच अगर उठा के देखते हैं, हमारा एक बैट्समैन सेंचुरी स्कोर कर रहा है और हम 170 रन तक जा रहे हैं। फिर मरते गिरते हम 3 रन से वो फतह हासिल करने में कामयाब होते हैं। दूसरे मैच में हम आउट क्लास हो जाते हैं। तीसरे मैच में हम 48 रन पर 6 आउट कर लेते हैं जनूबी अफ्रीका के, और उसके बाद 116 रन बना देते हैं। और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है कि किसी टीम की इंटरनेशनल T20 में अगर 48 रन पर 6 आउट हो गए थे तो उन्होंने इतने ज्यादा रन जोड़े। ये पहली मर्तबा हुआ जब मिलर किलर जिस तरीके से बैटिंग कर गए थे और 164 रन तक वो पहुंचने में कामयाब हुए, तो 116 रन का इजाफा यहां पर हो गया था। उस लिहाज से हमारी क्रिकेट में बहुत सारे सवालात हैं। आप एक रिजवान को हटा दें, किसी दूसरे बैट्समैन ने लिफ्ट सेंचुरी भी स्कोर नहीं की, इवन कैप्टन बाबर आजम ने। या हम अगर अपना टॉप ऑर्डर देखते हैं, मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि इस साल हमने इंडिया में वर्ल्ड T20 खेलना है, क्या आप सिमिलर टाइप ऑफ बैट्समैन, सिमिलर टाइप ऑफ ओपनर्स बाबर आजम और रिजवान के साथ जाएंगे जहां पे दुनिया वार्नर के साथ ओपन कर रही है, फिंच के साथ कर रही है, रोहित शर्मा और शिखर धवन कर रहे हैं? देखिए, हमें एक नसीम साहब रिजवान के हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने टेस्ट और T20 में पहले उन्हें कहीं सिल्वर कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान में रखा गया, अब उन्हें टीम का कैप्टन बना दिया गया है। ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है। रिजवान के हवाले से एक तो बात करेंगे, दूसरा रिजवान की हर परफॉर्मेंस से मुझे लग रहा है कि सरफराज अहमद जैसे क्रिकेटर, उनका इंटरनेशनल करियर जो है वो दूर होता जा रहा है। क्या ऐसा ही है? देखिए, वक्त होता है सबका। सरफराज ने इस मुल्क की बहुत खिदमत की है। इस मुल्क का वो वाहिद क्रिकेटर है कि जिसने इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल जीता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। इसे यहाँ पाकिस्तान में कोई दूसरा ऐसा शख्स नहीं है। अब वक्त बदलता है, चेंज होता है, और इस वक्त फॉर्म रिजवान की चल रही है, उसका कोई मुकाबला दिखाई नहीं दे रहा। आप देखें, वो ऐसे बैठते हैं और पाँव पे बैठ के सामने छक्का मार देते हैं। ये शॉर्ट क्रिकेट में बड़ा ही डिफिकल्ट है, और ये उसी वक्त होता है जिस वक्त आपकी फॉर्म बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग लगी हुई होती है, आपको गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई देता है। ये तो यकीनी तौर पर वो सिक्का भी रिजवान का चल रहा है और बल्ला भी रिजवान का चल रहा है। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और क्रिकेट एक्सपर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।